ये वाकई एक आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं होने जा रही? इससे 100% एग्री करता हूँ जो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है। अमेरिका भी करता है, बरतानिया भी करता है, ये सारे मुल्क करते हैं, हम कह रहे नहीं। हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने जब अपना तीसरा बजट पेश किया था तो उसका दावा था कि ये बजट आवाम दोस्त है, लेकिन आवाम दोस्त बजट होने के बावजूद इसमें आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पर फोकस ही नहीं किया गया था। चीनी, आटा, दालों समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो कुछ भी ना था, यानी गरीब के लिए कोई सहूलत नहीं थी। फिर हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती महंगाई को काबू करने और उसे कम करने की कोई प्लान या प्लानिंग इसमें नहीं बताई। बजट आने से कुछ देर पहले जब सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा था कि ये बजट कैसा होगा, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि बजट ऐसा होगा कि आप सब खुश हो जाएंगे। देखिए ज़रा क्या कहा था। खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा? आज आवाम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया। लेकिन फिर बजट आया और हर बार की तरह आवाम दोस्त बजट का कोई फ़ायदा आवाम तक ना पहुँच सका। बजट आने के ठीक 6 महीने बाद अब आज हुकूमत ने एक और मिनी बजट पेश कर दिया है। इस बार भी हुकूमत ये दावा कर रही है कि मिनी बजट से गरीब आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक दावा अपोजिशन ने भी किया था कि वो इस मिनी बजट को मंजूरी नहीं होने देंगे, लेकिन जब मिनी बजट पेश किया गया तो ना ही अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ऐवान में मौजूद थे, ना ही साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और ना ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी असेंबली फ्लोर पर या उससे पहले होने वाले अपोजिशन के इजलास में कहीं नजर आए। और हुकूमत ने इस बार भी बिल को पेश करने के लिए वही पुराना तरीका अपनाया, यानी अपोजिशन एहतजाज करती रही, इत्तेहादी हुकूमत के नाराज़गी का इजहार करते रहे कि उन्हें बिल के हवाले से बिल्कुल बेखबर रखा गया, उन्हें बिल पढ़ने के लिए वक्त से पहले दिया ही नहीं गया और उनके इल्म में लाए बगैर ही ये बिल पेश। MQM पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी का कहना है कि बगैर पढ़े हमसे बिल मंजूर करवाना ये बिल्कुल मुनासिब रवैया हुकूमत का नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कि बिल में क्या लाया जा रहा है। बगैर देखे बिल को सपोर्ट करने की पोजीशन में हम नहीं हैं। क्या कहा उसामा कादरी ने, ज़रा ये देखिए। हमें पता होना चाहिए कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं। तो उसके बगैर जो है मेरा ख्याल ये है कि हम शायद इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम जो है इस बिल को इस तरह सपोर्ट करें। इसमें वक्त मिलना चाहिए। MQM के पार्लिमानी लीडर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो भी इस मामले में जो है बेखबर हैं। MQM के अरकान असम्बली उनको भी बेखबरी में रखा गया और सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग में। अगर शौकत तरीन साहब ये समझते हैं कि वो समझा दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि ये एक नामुनासिब रवैया है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन काफ़ी अरसे से हुकूमत मुस्तकिल हमें ये बता रही है कि इस मिनी बजट के पेश होने के बाद भी एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी आज बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए का और 2 अरब से कौन सी महंगाई आ जाएगी। क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए, फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 200 खोदा पहाड़ निकला चूहा, मतलब 3, पहले तो 700 अरब रुपए की बात हो रही थी, उसको निकाल के 343 बिलियन हुआ, उसमें से कॉमन मैन पर 2 अरब रुपए। तो ज़ाहिर शौकत तरीन साहब मुस्तकिल अवाम को और अपोजिशन को भी इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मिनी बजट इस वक्त मुल्की मफाद में 700 अरब रुपए की जो टैक्सेस थे उसकी बात की गई थी IMF की जानिब से, लेकिन हम तो सिर्फ 350 अरब रुपए की टैक्स छूट हमने की है। मजीद उनका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना था, ज़रा ये भी सुनिएगा। अच्छा, वो क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन मैन के लिए उसमें बड़ा आइटम जो है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, मैच बॉक्सेस हैं, आइडियोलाइज्ड सॉल्ट है, रेड चिलीज हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ये हैं। इससे अगर महंगाई बढ़ जाएगी इस 2 अरब से, तो फिर मेरा ख्याल में तो हम बात सही नहीं कर रहे ना। अब क्या वाकई इस मिनी बजट के आने के बाद और मंजूर होने के बाद एक आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ये 2 अरब एक बहुत ही मामूली अमाउंट है जिसको एक आम आदमी पर टैक्सेस की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फैजुल्ला कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, चेयरमैन भी हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फॉर फाइनेंस के।
तो फैजुल्ला साहब, ये वाकई एक आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं होने जा रही। जो लिस्ट सामने आई है इसमें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर एक आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं। पहले ज़रा आप इस पर कमेंट कर दें, फिर मैं उन चीज़ों की लिस्ट की तरफ भी आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो मैं बिल्कुल इससे 100% एग्री करता हूँ जो आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है। 343 बिलियन का जो है ये जो इस वक्त जो टैक्स एग्जेम्पशन जो हैं वो ख़त्म की गई हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। और जो हमारी प्रिविलेज क्लास है उनको जो है उनकी प्रिविलेजेस ख़त्म की गई हैं, या उनके यूज़ की जो आइटम्स हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो एग्जेम्पशंस ख़त्म की गई हैं। जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें एज इट इज़ एग्जेम्पशंस मौजूद हैं। अब मेन सबसे पहले तो फूड आइटम्स हैं, उनकी बात करेंगे तो राइस, वीट, बेसलिन एंड लोकल सप्लाई ऑफ अदर ग्रेन। जितनी भी हमारी लोकल ग्रेन्स हैं या वीट है, राइस है, जो आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं, सप्लाई ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो लोकल हमारी प्रोडक्शन है उसके ऊपर, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से जो भी सब्जियां और फल आते हैं उनके ऊपर, बीफ, मटन और पोल्ट्री, फिश, एग्स जो आम आदमी के खाने की चीज़ें हैं उनके ऊपर, शुगर केन के ऊपर, बीट शुगर, जीरो रेटिंग ऑन मिल्क एंड फैट फिल्ड मिल्क इज रिटेन। तो ये सारी चीज़ें जो आम इस्तेमाल की खाने की जितनी भी चीज़ें हैं आम आदमी के, तो मैंने सारी गिन दी हैं आपके सामने। और ये जो है वो इससे एग्जेम्प्ट हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स। लेकिन फैजुल्ला साहब चलें, ये इन खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स नहीं है, लेकिन ये बेकरियों और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स लगाया गया है। जब उन पर टैक्स लगेगा तो वो ये टैक्स ज़ाहिर है एक आम आदमी पर मुंतकिल करेंगे, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएंगे। कैटरर्स पर, होटल्स पर टैक्स लगाया गया है। एक आम आदमी के घर में भी शादी होती है तो वो खाना घर में तो नहीं बनाता, वो कैटरिंग का ही रुख करता है, वहाँ भी उसको ये महंगाई का सामना होगा। पैकिंग में फ़रोख्त होने वाले जो मसाले हैं उन पर ये 17% सेल्स टैक्स लग गया है। हर घर में पैकेट के मसाले इस्तेमाल होते हैं, वो एक आम आदमी हो या कोई अमीर आदमी हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका असर तो आम आदमी पर पड़ने जा रहा है। फैजुल्ला साहब देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी भी आपने जो चीज़ें गिनी हैं, जो आम आदमी के ऊपर जो इस आ रहा है इसका इम्पैक्ट, वो मैक्सिमम कोई 2 अरब रुपए से ज़्यादा का नहीं है। 3000 अरब रुपए का सेल्स टैक्स ऑलरेडी जो कलेक्शन हो रही है वो 3000 अरब के करीब जो है वो है। तो 2 अरब से मुझे बताएं कि इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। आयोडाइज साल्ट है, रेड चिली है, और इस तरह की कोई जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे मसाला जात की आपने बात की है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। अब जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स हैं, मुझे ये बताएं कि उनमें कितने हैं, पाकिस्तान की कितने % पॉपुलेशन जो है जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे जाती है, या जो बड़े शादी हाल हैं उनमें लोग जाके शादियां करते हैं। हमारे तो रिवाज है जो मतलब हमारे मुतवस्सित तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, वो सारे लोग जो है वो पार्क्स में या जो खुली जगह है वहाँ पे शादियां करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई, लेकिन तो खाना केटरिंग से खाना बनवाते हैं, केटरिंग पर टैक्स लगाया हुआ आपने इसमें? बात सुनिए ना, केटरिंग जो लोअर लेवल पे जो मतलब गली मोहल्ले में जो केटरिंग हो रही है उसके ऊपर तो ऐसा कोई ऐसा नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात कर लें, फर्टिलाइजर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया में सबसे सस्ती आपकी फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, और इसी वजह से अभी कुछ शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया में अब यूरिया जो है वो दुनिया में 10,000 9,000 कुछ रुपए की इस वक्त यूरिया मिल रही है पूरी दुनिया में जो इसकी कीमत है, और पाकिस्तान में वो तकरीबन कोई 1900-2000 से कम में सही जो सरकारी है उस पर दस्तयाब है। हाँ। इसी तरह से ट्रैक्टर्स जो है वो फार्मर की जो बेसिक नीड है, तो उसके ऊपर भी जो रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स है 5% वही रखा गया है। पेस्टिसाइड्स जो हैं, लेकिन फैजुल्ला साहब जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड नहीं है ना, जाहिर है बहुत सारे और एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है, बहुत सारे जॉब्स करने वाले भी लोग हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब आप ज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़, उसकी हिमायत ही आप कर रहे हैं,
कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ना। अफनानुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा। तो डॉक्टर अफनान साहब, फिर अपोजिशन को इस पर एतराज़ क्यों है? हुकूमत तो ये कह रही है सिर्फ 2 अरब रुपए, शौकत तरीन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया सिर्फ 2 अरब का बोझ एक आम आदमी पर पड़ने जा रहा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है उनके नज़दीक। देखिए, जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि 2 अरब रुपए का जो है गरीब आदमी बोझ पड़ेगा, और साथ उन्होंने कहा कि 70 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो हम लग्जरी आइटम के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये जो बीच में बाकी के जो टैक्सेस हैं वो फिर कहाँ किसके ऊपर लग रहे हैं? 2 अरब गरीब पे लग गए, 70 अरब अमीर पे लग गए, तो बाकी का टैक्स भी तो किसी पे लगेगा ना। बात ये है कि जो बाकी भी तकरीबन 270 अरब बनता है जो बचता है। हाँ, तकरीबन 270 अरब रुपए बनता है जो बचता है, वो बताया वो किस पे लगाया इन्होंने। अब बात ये है कि दोस्त, ये अपना बच्चों के जो दूध है जो अपना उसके ऊपर इन्होंने जो है वो टैक्स लगा दिया। इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल के ऊपर, केमिकल के ऊपर टैक्स लगा दिया। इन्होंने जो है वो मतलब कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज, अब पहले गवर्नमेंट ने कहा कि हम ईवी लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये वो सब कुछ, और अब पता चला कि ईवी के ऊपर भी इन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया। तो ये जो है ये ऐसी चीजें जिससे मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल बहुत सारी जो है वो देखिए बहुत सारी चीजें जो है उनका लिंक डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन ज़रा अगर आप एग्रीकल्चर पर टैक्सेशन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फूड आइटम्स के ऊपर आएगा ही आएगा, और ज़रा उसका इवेंचुअली इम्पैक्ट जो है वो आपकी इन्फ्लेशन के ऊपर भी आएगा। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि इसका 2 अरब रुपए का इम्पैक्ट है, मेरा ख्याल है ये एक बड़ा क्या कहते हैं टनल किस्म का व्यू है। इवेंचुअल इम्पैक्ट इसका कई 100 अरब रुपए का ही है जो कि गरीब लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये ऑलरेडी जब आपको मालूम है कि लोगों की जो है ऑलरेडी मतलब कि इसका बाइंग पावर तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनके ऊपर ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो स्काई हाई है। उसके ऊपर आप यही है कि जल्दी के ऊपर आप तेल छिड़क रहे हैं इस मिनी बजट के थ्रू। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि देखिए ये जो हम सरेंडर कर रहे हैं ना अपना स्टेट बैंक के जो मामलात हैं IMF को जी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा। इसके अंदर जो है वो IMF जो है के थ्रू स्टेट बैंक। अफनान साहब, ये स्टेट बैंक वाले मामले पे ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलकर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। पहले ज़रा फैजुल्लाह साहब से मैं इसका जवाब ले लूँ कि आपने बताया कि 70 अरब का ये जो टैक्स है ये अमीरों पर हो गया, 2 अरब का एक आम आदमी पर हो गया, 72 अरब बनते हैं, तो ये बकिया 260-265 अरब फिर फैजुल्लाह साहब ये कहाँ से कलेक्ट करेंगे फिर आप लोग? ये जो मैं आपको बता दूं, ये या तो वो जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो इसको जिन भी चीज़ों के ऊपर लगेगा वो अपना जो है वो क्लेम करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे और 72 घंटे के अंदर उनको रिफंड होगा, या फिर जो है वो उनकी एडजस्टमेंट होगी उनके टैक्स के अगेंस्ट। सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बता दूं IMF का जोर था वो था कि आप इनकम टैक्स के अंदर इंक्रीज करें, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने IMF की बात नहीं मानी और इनकम टैक्स के जो पुराने रेट्स हैं वही बहाल रखे गए हैं, उसमें कोई किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया। तो ये एक हाथ से अगर वो गवर्नमेंट को इदारे देंगे और दूसरे हाथ से उनको वो पैसे वापस मिल जाएंगे विद इन 72 आवर्स। और मैं आपको बता दूं कि पहले 17% सेल्स टैक्स जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर, जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके ऊपर लगा है, और अल्हम्दुलिल्लाह FBR इस वक्त बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। और 72 घंटे का कहा है तो वो तकरीबन जो एवरेज आती है वो जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं वो 40 से 50 घंटे के अंदर जो है उनको रिफंड्स उनके वापस मिल जाते हैं। तो इसी तरह जो बेसिक पर्पस जो है इस सारी एक्सरसाइज का वो टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है। अच्छा। और इसके साथ साथ लोगों को जो है वो सिस्टम के अंदर लेके आना है ताकि जो हमारा जो लोग इस वक्त हमारे इकोनॉमी के जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस सिस्टम से बाहर हैं उनको डॉक्यूमेंट करके तो वो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इन स्टेप से जो मैं मसलन फार्मा की बात कर लूँ तो फार्मा के ऊपर जो लोकल हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन है उन लोगों को मैं पहले उनकी जो बिजली के बिल हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगता था वो उनको वापस नहीं मिलता था, तो अब उनको वो वापस मिलेगा और 20% तक जो है वो अद्वियात जो है वो इंशाल्लाह सस्ती होंगी। अच्छा, चलें अब इसमें ज़ाहिर है शौकत तरीन साहब ने स्टेट बैंक की से मुतालिक भी गुफ्तगू की आज, और उन्होंने ये भी कहा कि इदारों को खुद मुख्तारी देना PTI के मंशूर में शामिल है और स्टेट बैंक का बोर्ड हमारे पास ही रहेगा। तो ये किस तरह से इसकी खुद मुख्तारी सरेंडर हो रही है अफनानुल्लाह साहब? और ज़ाहिर है कि एक अपोजिशन का भी एक मौक़िफ़ रहा है कि जी नैब आज़ाद हो, अदालतें आज़ाद हों, FIA आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, तो अगर ये हुकूमत स्टेट बैंक को भी खुद मुख्तार करने जा रही है तो फिर क्या एतराज़ है आपको?
देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि ये जो है मामला बेसिकली कह रहे हैं खुद मुख्तार रेज करने जा रहे हैं, मगर इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट जो आ रहा है वो ये आएगा कि सारा का सारा जो है कंट्रोल IMF के पास चला जाएगा, जो भी लेजिस्लेशन ये लेके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता कि उसको कुछ मुख्तारी है। अभी आपने टर्की में देखा उन्होंने अपने लेरा को कैसे चेंज किया, 17 लेरा का $1 हो गया था उन्होंने, और अभी 11 पे 10 पे आए, 11 या 10 पे। ये कहना कि सेंट्रल बैंक खुद ही करेगा, ये कोई बात नहीं है। दुनिया का हर मुल्क अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू अपने जो उनकी करेंसी होती है उसको वो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये अमेरिका भी करता है, बरतानिया भी करता है, चीजें सारे मुल्क करते हैं। हम कह रहे नहीं, हम जो है वो पहले इस चक्कर में किसी मसनूई के चक्कर में $80 का डॉलर कर दिया, अब उसके ऊपर मजीद ये कर रहे हैं कि स्टेट बैंक भी उठा के उनको दे रहे ताकि बिल्कुल ही जो है वो हमारे हाथ से मामला निकल जाए। और वहाँ पे जो है एक इंडियन है जो IMF क्या कहते हैं जो डिप्टी चेयर है, और वो सारा का सारा पाकिस्तान का इस वाला रीजन देख रही है, और वो मैनेज करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। वायर का स्टेट बैंक पहले उन्होंने IMF का बंदा ला के बिठा दिया उधर, जो पहले इजिप्ट में गया उसने वहां पे तबाह बर्बादी की। IMF का मुलाजिम। लेकिन अफसान साहब, फिर अगर IMF की शराइत ना मानी जाए तो फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन है हुकूमत के पास? ज़ाहिर है अगर कर्ज की किस्त लेनी है, एक इदारे के पास आप गए और ज़ाहिर को पहली बार नहीं गए, 4 बार आप भी जा चुके हैं, 9 बार पीपल्स पार्टी भी जा चुकी है, तो उनकी शराइत अगर इस वक्त मानना बड़ा ज़रूरी है तो फिर इसके अलावा हुकूमत और क्या कर सकती है? अपोजिशन से तजावीज़ मांग रही है, अपोजिशन तजावीज़ नहीं दे रही इनको। देखिए हाँ, तजवीज़ इनको क्या दे, बात ये है कि चौथा साल है, ठीक है, चौथे साल के अंदर इन्होंने वादे किए थे 100 दिन के, 3 महीने के, 6 महीने के, चौथा साल आ गया है और पता नहीं कितने सारे वजीर खजाना तब्दील हो चुके, कितने फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो चुके। भाई आप विजन तो आपने देना था। देखिए अफसान साहब, 2015 में आपने खैरबाद कह दिया IMF को, फिर 16, 17, 18 3 साल गुजरे, फिर इनको क्यों जाना पड़ा? ज़ाहिर है इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की ऐसी थी, इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ था, जब भी तो इनको IMF के पास जाना पड़ा ना, वरना ये अनपॉपुलर डिसीजन ये क्यों लेते और आवाम में फिर क्यों गैर मकबूल होने की अपनी इब्तिदा करते? लेकिन ये लोग IMF के पास गए हुकूमत में आने की 10 महीने। पहली तो बात यह है कि मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमें $13 बिलियन पे मिले थे, हम $16 बिलियन पे छोड़े, ठीक है। और जो करंट अकाउंट का डेफिसिट का इससे बहुत बड़ा शोर मचाया जाता है, वो बुनियादी तौर पर उसकी वजह स्टेबिलिटी की जो पनामा और डॉन की वजह से आई, क्योंकि उससे पहले ना 2014 में करंट अकाउंट का डेफिसिट था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था। अपने मुल्क की अफसान साहब, आप कह रहे हैं 16 अरब के रिजर्व से, लेकिन ये हुकूमत ये कोट करती है कि $7 अरब के रिजर्व उस वक्त मौजूद थे जब आपकी हुकूमत गई। नहीं, बात गलत है। मैं टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $16 बिलियन थे। आप पेशेंट निकाल के कहेंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, मेरे पास वो है पड़ा हुआ, और इसका जो है वो 19 बिलियन है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये कहते हैं कि स्टेट बैंक के पास 7-8 बिलियन थे, फिर ये वो कोट कर देते हैं, जो कमर्शियल बैंक वाले वो कोट नहीं करते, इसलिए वो कम बताते हैं। हालांकि इस तरह की बात पीपल पार्टी ने हमें $13 बिलियन टोटल दिए थे, हमने इनको 16 दिए। उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमारे पास वो अगर इनको 13 मिलते तो फिर इनको पता चलता है कितना मुश्किल था। जब हमें मुल्क मिला था तो $13 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, लोड शेडिंग की जो है वो रोजाना हम धमाके होते थे, कराची में तबाह बर्बादी थी, फिर भी हमने उनको संभाला था। हमने ये नहीं कहा कि हम क्या करें, हम तो आपने मुल्क में आप जबरदस्ती मुसल्लत शुदा टोला है, आप बताएं कि क्या कहते हैं, आप हमसे आपके इकोनॉमिक मैनेजर अच्छे होते, वो जाके खुद नेगोशिएट अच्छी तरह करते, ये तो आप लोगों का सही। तो फैजुल्लाह कामोका साहब, ये इस मुआशी बहरान से तो आपकी हुकूमत को निकालना था इस मुल्क को, लेकिन ये तो IMF के प्लान में और इस दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। ये कर्ज मुल्क पर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज़्यादा कर्ज अब तक ये इस 3.25 साल में पिछली 2 हुकूमतों से ज़्यादा आपकी हुकूमत ले चुकी है। कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे वो क्या शायर ने कहा है, बुत है हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। जो मतलब आपने पहले कह दिया कि 4 दफ़ा ये गए हैं, 9 दफ़ा पीपल्स पार्टी वाले गए हैं, और जो भी सर्कमस्टेंसेस हालात ये हमारे लिए छोड़ के गए, तो पूरी दुनिया हालात से वाकिफ़ है। आप यकीन कीजिए कि अफ़गानिस्तान जो तालिबान ने अभी वहाँ पे गवर्नमेंट गिराई और वहाँ पे कब्जा किया, उनके हालात भी इतने बुरे नहीं थे जितने बुरे हालात में पाकिस्तान की गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को मिली। और इमरान खान साहब
के अलावा कोई वजीर आजम कोई और शख्स होता तो शायद वो इस मुल्क की बागडोर संभालने से इनकार कर देता। 2 हफ्ते के तो रिजर्व नहीं थे हमारे पास जिससे हम अपनी इम्पोर्ट्स को सपोर्ट कर सकें। तो अब जिन हालात का इमरान खान की गवर्नमेंट ने सामना किया है, और मैं यकीन कीजिए जिस वक्त पेंडेमिक आया था उस वक्त कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यानी इतने अच्छे तरीके से चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा या पाकिस्तान इस जगह पे मौजूद होगा। यानी लास्ट ईयर की हमारी जो हमारी ग्रोथ है वो 4% है। बाकी ममालिक की, अमेरिका की, फैजुल्लाह साहब, ये कोविड आने से पहले मुल्क में महंगाई का तूफान आ चुका था। IMF के प्रोग्राम में आप जा चुके थे और जो GDP है मुल्क का वो माइनस को टच कर चुका था। ये कोविड तो बाद में आया। आप कोविड से पहले वाले जो 1.5-2 साल है उसकी कारकर्दगी भी तो सामने रखें। सुन लीजिए वो 2 साल तो हमें लगे जो इकोनॉमी ये ऑपरेशन थिएटर में उसको नीम मुर्दा हालत में छोड़ के भाग गए थे। तो उस इकोनॉमी को हमें स्टेबल करने के लिए उसको ऑपरेट करके उसको पैरों पे खड़ा करके ऑपरेशन थिएटर में बाहर लाने के लिए हमें टाइम लगा हुआ। जिस हालात में ये छोड़ के गए थे, आप यकीन करें ये निजी महफिलों में ये कहते थे कि हम देखेंगे कि कोई भी हुकूमत कैसे आके इस मुल्क की बागडोर चला सकती है। हम इस तरह से तबाह बर्बाद करके आए हैं कि कोई भी शख्स जो है वो इस मुल्क की हुकूमत नहीं चला सकता। काबू साहब जाते जाते भी ये 5.5, 5.6 जो तरक्की की शरह उसको छोड़ कर गए थे, जो ये इस कोविड के पीरियड तक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये -4 तक जा चुकी, -0.4 तक जा चुकी थी। सुन ले भाई, जो जिस हालात में देखें जो कर्ज इन्होंने लिए, आपने ये तो कह दिया कि सबसे ज्यादा कर्ज तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। ये मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा कर्ज किस हुकूमत ने वापस किया है? अब तक कितना कर्जा जो है वो इनका लिया हुआ कर्जा तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस कर चुकी है। प्लस पेंडेमिक के हवाले से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जिसका अभी तज़किरा भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि इकोनॉमिस्ट जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज के हवाले से बात करूं, जो एक मौकर जरीदा है, तो उसने कहा है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे है दुनिया में जिसने पेंडेमिक को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब लोगों ने रिकग्नाइज किया है पाकिस्तान। और फैजुल्लाह साहब ये इकोनॉमिक जरीदे ने ही बताया था ये 1 महीने पहले कि पाकिस्तान दुनिया में महंगाई में शुरू के 4 मुल्कों में शामिल है, और भारत कितना नीचे है, बांग्लादेश कितना नीचे है, खित्ते के तमाम ममालिक उसमें कितने नीचे हैं, जबकि हुकूमत के तर्जुमान ये बताते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं, और इकोनॉमिस्ट कह रहा था कि पाकिस्तान 4थे नंबर पर है पूरी दुनिया में महंगाई में। अब बात सुन लें, महंगाई जो चीज़ें तो पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है। खाद की बात की मैंने, इसी तरह से इस वक्त गंदम जो है वो वाफर मिकदार में दस्तयाब है, और दुनिया से आप जो बाकी ममालिक के अंदर उसकी कीमत है गंदम की, आटे की, चावल की, आप उसको कंपेयर करके देख लें। अगर पाकिस्तान ना सस्ता हो, इवन तेल जो है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया में महंगी तरीन इस वक्त जो है, अब जो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा हमें फेस करना पड़ रहा है वो बैलेंस ऑफ द पेमेंट है, और जो करंट अकाउंट का जो हमारा खसारा है वो हमें फेस करना पड़ रहा है। उसकी वजह से जो डॉलर की आप कहते हैं कि प्राइस बढ़ी भी है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगी होगी, जो रॉ मटेरियल है बहुत ज्यादा। चले, पॉइंट आपका आ गया फैजुल्लाह साहब। अब ज़ाहिर है ऑपोजिशन की जानिब से बड़े दावे किए गए थे इस बिल को रोकने के लिए, आज इसको पास नहीं होने देना, इस मिनी बजट को। मैं आपके वापस आता हूँ फैजुल्लाह साहब। तो अफनान साहब, ये आज जब इजलास हुआ अपोजिशन का, फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना बिलावल साहब थे, ना आसिफ अली जरदारी साहब थे, ना अख्तर मेंगल साहब ने शिरकत की। तो अपोजिशन ये जिसको रोकने के दावे कर रही थी, हुकूमत को टफ टाइम देना था, क़यादत की तरफ से इतनी गैर संजीदगी का इज़हार क्यों किया गया कि वो आए नहीं, सिरे से शिरकत ही नहीं की? अब फिल्म जो है वो तो मेरा ख्याल है कल होगा टेबल जी, आज तो डिस्कशन ही होती है कोचिंग वगैरह की, तो वो जब होगा तो उसके बाद मीटिंग हमारे 22 लाख है वो इस वक्त MLA हमारी कैलकुलेशन में उनसे बताई थी, तो वो जो है मामला जब होगा वोट का क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी जो आप शायद साहब हमारी जो 22 लाख जो हमारी क्यादत है वो सारे के सारे वहाँ पे
सही, ठीक है, चलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान साहब। फैजुल्लाह कामोका साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक यहाँ पर ले, बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मिनी बजट ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से इसको पेश करना अब हुकूमत की मजबूरी है, चूँकि IMF की तमाम शराइत पर हुकूमत को अमल करना है, फिर जाकर कर्ज़ की अगली किस्त मिलनी है। लेकिन अपोजिशन को इस पर शदीद एतराज़ात हैं। ख़ासतौर पर जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का मामला है उस पर अपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है। अब आज का इजलास बड़ा अहम था और कल भी सुबह 11 बजे बड़ा अहम इजलास होना है। लेकिन आज के इजलास से हमने देखा कि अपोजिशन की जो क़यादत है, मरकज़ी क़यादत, वो गायब रही। इस इजलास से पहले जब अपोजिशन का एक आपस की मीटिंग हुई थी वो इजलास, उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे। फिर असेंबली इजलास में तो आसिफ अली जरदारी भी मौजूद नहीं थे, अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद नहीं थे। तो कल क्या अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा मौजूद होंगे और वाकई हुकूमत को टफ टाइम देने में अपोजिशन कामयाब होगी या नहीं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज अपोजिशन की क़यादत क्यों गायब रही? ना हमने देखा शहबाज शरीफ साहब आए, ना बिलावल साहब, ना जरदारी साहब। अब ये लोग कल ही आएंगे, आज के इजलास को संजीदा नहीं लिया अपोजिशन की क़यादत ने? देखिए, अमूमी तौर पर होता ये है कि आज तो उन्होंने पेश किया है, आज वोटिंग तो होनी नहीं है, लेकिन जो हमारी क़यादत मौजूद थी उन्होंने उसको भरपूर तरीके से अपोज किया है। बिलावल साहब आज पहुंच रहे हैं शाम को यहाँ पे, और कल वो जाएंगे इजलास में और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसका हिस्सा बनेंगे। अच्छा, तो चौधरी साहब, अब आज शौकत तरीन साहब ने जब गुफ्तगू की वो तो ये कह रहे हैं कि इस मिनी बजट से आम आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सेस आम आदमी पर हम लगाने जा रहे हैं, बाकी तमाम टैक्सेस तो हम इस मुल्क की अशराफिया पर लगा रहे हैं। ये तो अभी तक तो इसका पता ही नहीं ना कि ये कहाँ कितनी छूट वापस ले रहे हैं, किस किस से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। तो ये तो पहले भी कहते हैं कि आम आदमी, पता नहीं अब इनका आम आदमी कौन है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है ये आम आदमी इनका, इन जैसे शौकत तरीन जैसे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना तो इस मुल्क के अंदर महंगाई जो है ये एक तबकाती इशू है। अगर आप तबकाती तौर पर इसको देखें तो जो आम आदमी है वो 4, 5, 6 चीज़ें इस्तेमाल करता है। वो आटा, चीनी, घी, दाल, बिजली का बिल और पेट्रोल 1-2 लीटर उसने डलवाना होता है मोटरसाइकिल के अंदर। ये सारी कीमतें 100% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आम आदमी के लिए ये इस कदर है। और तकरीबन जो तनख्वाहें जब हमने बढ़ाई थी उसके बाद आज तनख्वाहों में, मेरा ख्याल है ये मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ कि कोई तकरीबन कोई 50% के नज़दीक तनख्वाहों में कमी आ चुकी है, सिर्फ रुपया डीवैल्यू होने। तो बाकी आप जो महंगाई उसके ऊपर है, इन्फ्लेशन, उसको देख लें। और अगर इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन ये दोनों साथ आ जाएं तो ये तो बड़ी तबाही होती है। ये दोनों का बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन होता है, बर्बादी हो जाती है सारी मशीन। लेकिन साहब, एक बैन अवी महंगाई का भी तो बहरहाल इम्पैक्ट है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि ज़ाहिर पीपल्स पार्टी भी IMF के पास कई बार जा चुकी है, बल्कि अभी तक जो सबसे बड़ा प्रोग्राम पीपल्स पार्टी ने 9 अरब डॉलर्स का लिया था, फिर 4 बार नून लीग भी गई। ये हुकूमत तो अभी तक 6 अरब डॉलर्स के प्रोग्राम में गई है। माजी में पीपल्स पार्टी तो इससे बड़ा कर्जा IMF से ले चुकी है डॉलर्स की सूरत में। नहीं, देखें ना, देखें ये नहीं होता कि आपने कितना कर्जा लिया। सवाल ये है कि क्या शराइत मानी गई। IMF कहता क्या है? IMF कहता है आपको कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं। तो हमने रेवेन्यू बढ़ाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब मिला तो उस वक्त हमें कोई 1000 अरब रुपए की इकॉनमी या रेवेन्यूज़ मिले थे, और फिर उसके बाद हमने उसको 2000 अरब पे लेकर गए। तकरीबन 3800 अरब तक ये भी ले गए, नून लीग भी ले गई। तो हमने वो रेवेन्यू बढ़ाया, जिसके नतीजे के तौर पर जब IMF ने कहा कि आप बिजली महंगी करें, हमने नहीं की। जब IMF ने कहा कि आप तेल की कीमत सारी की सारी पास ऑन करें, आपको तो याद है हमारे दौर में तो 148 डॉलर पर बैरल पे चला गया था पेट्रोल। हमारे सारे दौर में $100 पर बैरल था, अब तो नहीं है, और 113 रुपए लीटर पाकिस्तान में मिलता है। सारे का सारा लोगों पे बोझ नहीं डाला। तो ये होता है कि अगर आप, हमने ये इसको इसलिए किया कि हम रेवेन्यू दूसरी साइड से जनरेट कर रहे थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, हमारी रिमिटेंसेस ज़्यादा आ रही थी,
और जो टैक्स था वो उसकी बेस वसी की, जिसके नतीजे में रेवेन्यू आया। ये तो नहीं, ये तो कहते थे पहले साल 8,000 अरब करेंगे। तो किधर है इनके दावे? वो सारे के सारे झूठे दावे थे और झूठे वादे थे। तो लेकिन अब चौधरी साहब रेवेन्यू तो बढ़ाकर ये भी 6,200 अरब इन्होंने नया टारगेट सेट किया। इससे पहले 5,800 कुछ अरब का था। तो रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स तो इनके दौर में रिवाइवल हुआ, नून लीग के दौर में तो एक्सपोर्ट्स बहुत ही नीचे चली गई थी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता का नहीं इशू है। नहीं, चलो एक्सपोर्ट्स नीचे चली गई, लेकिन रेवेन्यू उन्होंने बढ़ाया था। इन्होंने तो पहले साल, ये तो टारगेट जो अभी आप बता रहे हैं, ये तो इनका पहले साल का टारगेट था। तो जो पहले साल का टारगेट था, जो नून लीग ने जाते हुए बजट दिया था, उसमें जो टारगेट सेट किया था, ये तो वो अभी तक अचीव नहीं कर सके 3 साल। इसीलिए इनको मिनी बजट और ये मनी बिल के अंदर ये लेकर आना पड़ रहा है ना, वरना क्या ज़रूरत थी? अगर रेवेन्यू बढ़ रहे होते उस मिकदार से, तो फिर IMF क्यों कहता कि आप ये जो लोगों को आपने रायतें दी हैं ये वापस ले लें? और इन रायतों के वापस लेने से जो सेल्स टैक्स है या बाकी मादात के अंदर जो सब्सिडीज थी वो वापस लेने से उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप देख लें इस वक्त हालत क्या है मुल्क के अंदर। जब DAP का टाइम था, DAP नहीं मिल रही थी, 4400 का उसका रेट है। पीपल्स पार्टी के दौर में 3500 था, फिर 4400 नून लीग के दौर में हुआ, आज 9000 की मिली भी नहीं है। आज यूरिया है, यूरिया की हमारे दौर में 1300 कीमत थी, फिर उनके दौर में बड़ी 1400 हुई, अब ये 1700 ऑफिशियल कीमत है, लेकिन मिल 2500 की भी नहीं, 2700 की भी। सारा दिन किसान लाइनों में लगकर 2 यूरिया की बोरियां दे देते हैं। तो वो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? फसल पे आएगा। तो चौधरी साहब ज़ाहिर इसका मतलब एक आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये मौशी बहरान संगीन से संगीन होता जा रहा है। इसके बावजूद भी आप इन हालात में भी ऑपोजिशन तैयार है हुकूमत को 5 साल की मुद्दत पूरी करने देने के लिए, चूँकि कहीं कोई ऐसी मौसर तहरीक नहीं नामे नज़र आ रही है। अब तो PDM भी मुनक़सिम है कि आप इसको घर भेजने के लिए संजीदा हों। PDM ने 23 मार्च की तारीख दे दी, जनवरी से बिलावल साहब भी शुरू हो रहे हैं। नहीं देखें ना, अब 2 चीज़ें हैं। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये हम इनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आते हैं, नून नहीं मानी। अब हमें नहीं पता आज तक, इसका मतलब ये है कि अगर जो पार्टी नहीं मानेगी अपोजिशन में से, वो पार्टी तो फिर इन लोगों की जो मिजरीज हैं, लोगों के जो दुख हैं, तकालीफ हैं, उसमें हिस्सेदार बन गई ना, जो इसको हटाना नहीं चाहती। तो अब बिलावल साहब ने 5 जनवरी को लाहौर में CEC की मीटिंग रखी है, उसमें फैसला करेंगे और अपना प्लान दें। तो फिर जरदारी साहब से जो फार्मूला मांगा गया चौधरी साहब, तो जरदारी साहब क्यों इस मुल्की मफाद में वो फार्मूला नहीं दे रहे? इस हुकूमत को घर भेजना क्या तरजीह नहीं है? आप लोग ये चाहते हैं 5 साल पूरे करे, उसके बाद फिर अगला मैंडेट, फ्रेश मैंडेट जिस जमात को मिलना है उसको मिले, या अगला साल 2022 हो सकता है हुकूमत के जाने? उन्होंने तो नहीं देखे ना, उन्होंने तो कहा कि ये फार्मूलों ने तबाही की है आज तक। फार्मूले क्या थे? कभी IGI बना दें। फार्मूले क्या थे? कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए, कभी किसी को ले आए। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये आपका काम नहीं, आप पीछे हटें और इलेक्शंस होने दें, सियासतदानों को करने दें। ये आज की कैबिनेट मीटिंग में काफ लीग नहीं की, MQM को भी हैं एतराज़ात हैं, उनके अपने मेंबर्स को भी एतराज़ात हैं। अब अगर ये जेन्युइन हो, अगर एतराज़ात उनके जेन्युइन, चूँकि उन्होंने भी अल्टीमेटली जाना है ना लोगों के पास, तो फिर तो ये पास नहीं होता ये मिनी बजट। और अगर मिनी बजट पास नहीं होता, मनी बिल पास नहीं होता, बजट पास नहीं होता, तो गवर्नमेंट तो गई पे। सही, लेकिन जाहिर है कि जब भी हुकूमत के इत्तेहादी इस तरह की वजाहतें देते हैं, इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं, फिर उनको मना ही लिया जाता है। चौधरी साहब, हमने देखा था 33 बिल कैसे अभी 11 नवंबर को पास करवाए इस हुकूमत ने। एक रोज़ पहले तक लग नहीं रहा था कि इत्तेहादी मान जाएंगे, लेकिन फिर रातों रात तो माने नहीं। अगर यही बात है ना, वो रातों रात ना माने, जो रातों रात मनाने वाले हैं वो उनको रातों रात ना मनाए, तो फिर चीज़ें थी और तरह चलेंगी ना, यही हम कह रहे हैं। तो इन रातों रात मनाने वालों ने क्या पीपल्स पार्टी को भी ऑफर की है इस वक्त कि आप आएँ और हुकूमत संभाल लें और इस हुकूमत को घर भेजें? ऐसा कोई ऑफर पीपल्स पार्टी के लिए मौजूद है इस वक्त? नहीं, हमें ना ये ऑफर की गई है, ना हम कबूल करेंगे। हम चाहते हैं कि जो कुछ हो वो सियासतदान करें, हाउस के अंदर हो, हाउस के अंदर अगर उसकी मेजॉरिटी रहती तो रहे, और अगर वो मेजॉरिटी लूज कर जाता तो वो जाए। और फिर इसका तरीका ज़ाहिर है अगले आने वाले इंतखाबात होंगे, और फिर आने वाले इंतखाबात EVM के ज़रिए होने हैं। वो पहले मुतनाज़ चौधरी साहब हो चुके हैं
ईवीएम पर अभी तक ऑपोजिशन अदालत नहीं जा सकी है। इस मामले को इतना डिले क्यों कर रही है ऑपोजिशन? नहीं, आने वाले जो इंतखाबात हैं वो कब होने हैं ये तो किसी को नहीं पता ना। नहीं, वो जब भी होने हैं वो ईवीएम अभी तक के मुताबिक तो ईवीएम के तहत ही होने हैं, क्योंकि ईवीएम अब कानून। दूसरी बात ये है, ईवीएम का बिल मंजूर हो चुका है। किसने कह दिया है ईवीएम पे होने हैं? नहीं, ईवीएम कानून बन गया है, बात सुन लेना। ईवीएम अगर कानून बन गया है तो उस पर इम्प्लीमेंट कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। ये तो नहीं कानून में लिखा कि जो है इस साल से शुरू हो जाएगा या ये इलेक्शन से शुरू हो जाएगा। वो देखेगी, जब इंडिया ने 23 साल लिए थे उसको ईवीएम पे आने के लिए, तो वो इलेक्शन वहाँ पे भी कानून पास हुआ था। फिर उसके बाद 23 साल लगे थे और 2 इलेक्शन तो हुए थे जो साइमल्टेनियसली मैनुअल भी थे और ईवीएम पे भी थे। लेकिन चौधरी साहब, यहाँ तो खतो किताबत इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की आपस में शुरू हो चुकी है। वो अपनी डिमांड्स उनको बता रहे हैं, वो डिमांड्स पूरी करने की बातें कर रहे हैं, फंड से मुताल्लिक हो रही है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए, खतो किताबत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पायलट प्रोजेक्ट तो इलेक्शन कमीशन करेगा ना। बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। सारी जमातों को एतमाद मिलेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई अकेली ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना। बिल्कुल सही। चौधरी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तजावुज़ात केस में कराची में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हमने देखी हैं। पुलिस हरकत में आई है, इदारे हरकत में आए हैं, और जो गैर कानूनी तजावुज़ात को सपोर्ट किया करते थे, जो इदारे उसके पीछे खड़े हुआ करते थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के खिलाफ केसेस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर रखा है कि अब कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सरकारी ज़मीन पर तजावुज़ात पर भी एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नवंबर में शार फैसल पर कायम नस्ला टावर को गिराने का काम शुरू हुआ। नस्ला टावर के मकीनों, बिल्डर्स एसोसिएशन और सियासी जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का अपना फैसला बरकरार रखा और अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले और ज़मीन अलॉट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन वहाँ से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी, जिसके बाद SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू की और इस छापे की तफसीलात बताई कि SBCA के अफसरान ताउन कर रहे हैं और दस्तावेज़ात भी फराहम कर रहे हैं। पुलिस के बाद फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर एंटी करप्शन हुक्काम ने भी छापा मारा, लेकिन वो भी किसी को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। अब आज महकमा एंटी करप्शन ने नस्ला टावर केस में KDA के डायरेक्टर जनरल आसिफ अली मेमन समेत असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड आतिफ अली खान और एडिशनल डायरेक्टर रिकवरीज शेख फरीद को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मुअत्तल होने के बावजूद मुलजमान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, 16 और कोरंगी में ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्विस होने के अलावा आसिफ अली मेमन के गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद भी कर रहे थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर के 30 जिम्मेदारान के नाम दिए हैं। अब ये नाम कौन, वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या ऑन ड्यूटीज़ हैं, और अगर हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं। कुछ ही देर में आरिफ जीवा साहब भी साबिक चेयरमैन आबाद हमें ज्वाइन करेंगे। अमजद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो 30 नाम SBCA की जानिब से पुलिस को दिए गए, ये कौन लोग हैं? ये इस वक्त कराची में मौजूद हैं, ये ऑन ड्यूटी भी हैं, SBCA के मुलाजमीन हैं, इस वक्त क्या डिटेल्स हैं इनके हवाले से आपके पास? देखिए अरबाब, कुछ लोग तो, कुछ अफसरान तो ऐसे हैं जो मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उस वक्त अपने ओहदों पर थे लेकिन अब वो रिटायरमेंट की जो अपनी मुद्दत है वो पूरी करके रिटायर हो चुके हैं, जबकि अक्सरियत जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब भी अपने ओहदों पर हैं। जैसा कि अगर SBCA की बात कर ली जाए, उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल थे मंजूर कादिर काका, वो इस वक्त भी SBCA के अंदर मुलाजिम हैं, उनको ना रिटायर किया गया है ना उनको निकाला गया है, लेकिन वो कई साल से कनाडा मफरूज हैं। तो ये डोल समझ लें कि एक अफसर है जो SBCA के अंदर मौजूद भी है लेकिन मुल्क से फरार भी है। इसी तरह उस वक्त के जो टाउन प्लानिंग के अफसर थे सफदर मक्सी, जो डायरेक्टर थे उस वक्त, वो आज भी डायरेक्टर हैं और यही मौजूद हैं, SBCA में मौजूद हैं। चंद दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट में, लेकिन वो इसी शहर, इसी सूबे में, इसी मुल्क में मौजूद हैं। कुछ एक डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो डायरेक्टर थे,
वो रिटायर हो चुके हैं, उनको कुछ अर्सा हुआ रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो भी इसी शहर में मौजूद है। बकिया जितने भी अफसरान हैं, जो नीचे का असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सेल एनओसी साइन की, जिन्होंने नक्शा पास किया, जिन्होंने मास्टर प्लान को जो है अपने दस्तखत से ये जारी किया मास्टर प्लान के जरिए कि ये नस्ला टावर के जो नक्शे हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है, जिन अफसरान ने जारी किए, वो यही मौजूद है। पुलिस का होमवर्क इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जो उनकी इंटेलिजेंस मालूमात होती है या दीगर जो मालूमात होती है उस तरीके से नहीं किया गया, उससे कबल ही जो है ये छापा मारकर। तो अमजद, ये अभी ये जितने नाम अभी आपने बताए, जो लोग इस शहर में मौजूद हैं, अगर शहर में ना भी मौजूद हो, मुल्क में तो मौजूद हैं, तो फिर ये इनके खिलाफ पुलिस अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है? देखिए अरबाब, मैंने जैसे कहा कि बिना होमवर्क की ये कार्रवाई थी, और बिना होमवर्क की कार्रवाई इसी तरह की होती है कि उनको जो एफआईआर दर्ज है उसके अंदर किसी का नाम दर्ज नहीं। जो फिरोजाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें लिखा गया है कि उस वक्त के डायरेक्टर जनरल, उस वक्त के डायरेक्टर, उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर। तो ये पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है एसबीसी जाकर कि उस वक्त डायरेक्टर कौन थे। फाइल जो है, जो इसकी नस्ला टावर की फाइल है, वो एसबीसी में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसी केस में इसी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एक अलग इंक्वायरी एफआईए भी कर रही है। जो नस्ला टावर की फाइल है उसको देखा जाए कि किस अफसर के दस्तखत हैं, तो वो वहाँ बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन जो उसकी कॉपीज हैं वो एसबीसी में मौजूद हैं, उनसे कॉपीज हासिल की जा सकती थी। कॉपीज हासिल करने के बाद जो जिम्मेदारान हैं, जो उस वक्त के अफसरान थे, उनका तयन कर लिया जाता, उनकी गिरफ्तारी की जाती, उसके बाद उनसे तफ्तीश की जाती, ताकि ये मामला जो है वो दूध का दूध पानी पक्का पानी होता। एसबीसी के जो अफसरान हैं उस वक्त के, उनका कहना ये है कि जो नक्शा था वो बाकायदा जो फॉरवर्डिंग के बाद वो मंजूर किया गया। तो कोई भी सोसाइटी होती है वो एक किसी इमारत का नक्शा होता है। तो हम जो इस वक्त जो एसबीसीए के तमाम हाजिर मुलाजमीन हैं, उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उस वक्त भी मौजूद हो, जिसका नाम उस एफआईआर में बराह रास्त नाम नहीं हो, लेकिन उसका ओहदा वहाँ पे दर्ज हो। कल जब ये पुलिस वहाँ पहुँची है तो किस इत्तला के तहत किसको गिरफ्तार करने पुलिस वहाँ पहुँची थी, फिर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी? क्या किसी सियासी शख्सियत की मुदाखलत के बाद ये गिरफ्तारी नहीं हो सकी? ये कल क्या मामला हुआ है पूरा? देखिए, नाम है बिल्कुल है, सफदर मक्सी साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, आज भी एसबीसी के, कुछ दिन रह गए उनकी रिटायरमेंट पे, लेकिन वो मौजूद हैं एसबीसी के मुलाजिम हैं। उस वक्त भी डायरेक्टर थे, आज भी डायरेक्टर हैं। उनका नाम, अगर नाम और ओहदा दर्ज था और ये अगर मीडिया को मालूम है और जराये को मालूम है, तो पुलिस को भी ये चीजें मालूम होनी चाहिए थी। फरहान कैसर है उस वक्त जिन्होंने सेल एनओसी पे दस्तखत किए थे। सेल एनओसी जो है वो अदालत में भी जमा है, और अदालत की कार्रवाई जो थी उसका सारा रिकॉर्ड भी पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस का बहरहाल ये कहना है कि हमें अदालती हुक्मनामा जरूर मिला है, लेकिन जो अदालती रिकॉर्ड है वो हमें नहीं मिला, जिसकी बाइस ये जो है परेशानी है कि अफसरान आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही। लेकिन मौजूदा डायरेक्टर जनरल जो डीजी हैं उनसे पूछा जा सकता है कि जी आप फौरी तौर पर बताइए कि उस वक्त कौन कौन अफसरान मौजूद थे। तो ये मुबहम सा मामला है, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस इसमें सीरियस भी है, संजीदा भी है गिरफ्तारियों में, या ये सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लायंस करने के लिए फुर्तियां दिखाने के लिए। तो अमजद, इस केस में पुलिस के पास अपना पूरा आज़ाद मैंडेट है, या फिर पुलिस पर कहीं कोई सियासी दबाव है? चूंकि जिनकी सरबराही में कल छापा मारा गया अल्ताफ हुसैन साहब, उनसे मुताल्लिक बताया जा रहा है कि पहले भी वो इस तरह के मामलात में सियासी दबाव का शिकार रह चुके हैं और इसीलिए उनको ये केस सुपुर्द किया गया है। इसमें किस हद तक हकीकत है? देखिए अरबाब, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आमतौर पर होता ये है कि पुलिस जो है पहले पता लगाती है कि जो मुल्ज़िमान है ये कहाँ है, और जब उनको पता चल जाता है कि मुल्ज़िम का फलां घर है या फलां दफ्तर है, तो वहाँ पहुँचकर वो मुल्ज़िम से मुज़ाकरात नहीं करती। वो मुल्ज़िम को फौरी तौर पर हिरासत में लेती है, थाने मुंतकिल करती है। उसके बाद बाकी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो सबूत हैं या जो उनसे चीज़ें लेनी होती हैं वो ली जाती है। लेकिन इस केस में जरा मुख्तलिफ मामला था। पुलिस पहुंची भारी नफरी के साथ, 10 मोबाइल, दर्जनों एहलकार, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मुज़ाकरात इस बात की थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार करना था उन्हीं से वो नाम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये लोग कहाँ हैं। तो सारा मामला है, बिल्कुल दबाव है, और इस पर जो जराए बताते हैं कि जो सिस्टम काम करता है बियॉन्ड द हुकूमत और बियॉन्ड द गवर्नमेंट जो काम करता है। और हमसे जब ये अल्ताफ हुसैन साहब ये एसबीसीए के दफ्तर में कल मौजूद थे, कोई टेलीफोन कॉल किसी सियासी शख्सियत की या किसी हुकूमती शख्सियत की उनको मौसूल हुई, उसके बाद फिर वो बगैर गिरफ्तारी किए वहाँ से रवाना हो गए? ऐसा जराये का कहना है, बिल्कुल ऐसा जराये का कहना है। लेकिन जो पुलिस है वो पहले ही सिंध गवर्नमेंट के जो है वो दबाव के में है, और
चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम हैं उन पर भी अमल दरामद करना है, तो वो फुर्तियाँ भी जरूर दिखाते हैं, लेकिन नताइज जो है अब तक ठीक है। यानी सिंध हुकूमत के दबाव में भी पुलिस है। चले अमजद रुकिएगा जरा, मेरे साथ ही आरिफ जीवा साबिक चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तो आरिफ साहब, अब ये जो कार्रवाइयाँ इस वक्त पुलिस कर रही है, इसके बाद क्या शहर में गैर कानूनी तामीरात में कहीं कोई कमी होती आपको नज़र आ रही है? चूँकि इस वक्त भी जब हम बात कर रहे होंगे कई आबादियों में कई गैर कानूनी पोर्शंस बन रहे होंगे, गैर कानूनी तामीरात बन रही होंगी, अब मुस्तकबिल में बेहतर हो सकेगी सूरत हाल कराची की? आरिफ साहब नहीं, देखें इसमें दो चीज़ें हैं, इसके दो पहलू हैं इसके। नंबर वन ये कि जो अब आपको पता है सीएम साहब ने भी ऑर्डर किए, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर हुए, सीएम साहब ने भी कहा कि अब इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसका पहला पहलू ये कि जो गलत अप्रूवल्स होना जो है, जो अप्रूवल्स हैं जो सही अप्रूवल नहीं दी जा रही, जो खिलाफ कानून अप्रूवल दी जा रही है, उसके लिए तो इदारे जो है या उसका जो अहदेदार है वो जिम्मेदार होगा, वो जो है वो गिरफ्त में आएगा। सबसे पहला पहलू तो ये। अब हुकूमत को एक लाए अमल जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊं। इसके बाद होगा ये कि जैसे पहले कई इलाकों में ये होता है कि बगैर अप्रूवल के कंस्ट्रक्शन जारी है, क्योंकि अफसरान यही करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि कोई अप्रूवल ना ले और ऐसे ही बना दे और हम ऐसे ही जो है उसको चलाते रहे अपने एरियाज के अंदर। अब गवर्नमेंट को एक ऑर्डर या एक एक्शन ये जरूर लेना पड़ेगा, चाहे वो डीजी हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वो कमिश्नर साहब हो, कि जिस डायरेक्टर के इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन पाई गई तो उसके यानी विदाउट अप्रूवल कंस्ट्रक्शन, एक तो अप्रूवल हो के फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक विदाउट अप्रूवल जो है वो कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उसका भी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। उसको जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, जो हम 5 साल से 4 साल से ये बात कर रहे हैं कि शहर के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकी जाए, क्योंकि बाज़ जगहों पे विदाउट अप्रूवल, ये सिर्फ कराची में ये इशू नहीं है, ये जो है वो ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। कराची तो इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि यहाँ हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हाई राइज। सब जो आप बात कर रहे हैं तो ये तो तब मुमकिन हो सकेगा कि जब ये सिर्फ डीजीज के लेवल तक मामला हो, इदारों के जो ओहदेदार हैं, आला ओहदेदार, सिर्फ उन तक हो ये मामला। लेकिन इसमें तो ज़ाहिर है कुछ सरकारी, कुछ हुकूमती सियासी शख्सियात भी मुलव्विस हैं, तो फिर जब ताने बाने वहाँ तक जाते हैं तो फिर ये इस तरह की कार्रवाई किस तरह हो सकेगी जो आप तजवीज़ कर रहे हैं? देखें, ये मैं बात पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, बिल्कुल सही निशानदेही की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो इदारे हैं बिल्डिंग कंट्रोल के वो मुलविस नहीं है। मैंने इसमें कमिश्नर का भी नाम लिया, मैंने इसमें डिप्टी कमिश्नर की बात की। इसमें जो है वो इलाके का जो अब तो नाजिम नहीं है खैर, लेकिन जो नाजिम है वो भी मुलविस रहे, उस इलाके के काउंसलर भी मुलविस रहे, उस इलाके का थाना भी मुलविस रहा है। तो जिस इलाके में ये कंस्ट्रक्शन होती रही है उस इलाके का मैं तो समझता हूँ MNA को भी आवाज उठानी चाहिए, MPA को भी आवाज उठानी चाहिए इस इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, क्योंकि होता जिस इलाके में वो काम हो रहा होता है तो वहाँ के सारे लोग उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन तमाम की जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए। ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स के जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, साबिक चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे। अमजद नुमाइंदा बोल न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने दोनों की सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।